हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम मिडाइवल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर यानी लास्ट लेक्चर करेंगे। इसमें हम मुगल काल के जितने भी शासक गुजरे हैं या मुगल साम्राज्य में जिसने शासकों ने इस पर राज किया है, उन सबको हम सीरियल से डिस्कस करेंगे। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सारे कुछ ए टू जेड हम इसमें डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिया हमने पहले मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में मुगल वंश है और मुगल वंश का पहला शासक है बाबर। बाबर का पहला क्वेश्चन लिया हमने फ्रेंड्स, ये जो आईएएस के प्री 2003 में पूछो हुआ सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन ये है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी थे। वह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। यही ऑप्शन ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक मिल गया इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान का दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां के पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन सी निकल के आएगा, चागताई तुर्क थे। जो मुगल शासक थे कौन थे? चागताई तुर्क थे। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों के चागताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां और उस जिसका अधिकार था वो मध्य एशिया के तुर्क के देश के तुर्किस्तान के थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता हमारा 3। बाबर को सूरे इपुल के युद्ध में पराजित किया था। तो फ्रेंड्स, वो किया था सहबानी खान ने। सहबानी खान ने 1501 में सर एपुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज़बेकों की युद्ध नीति तुगलकनामा पद्धति यानी सहबानी खान ने बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध की पद्धति को अपनाया था? इसमें था बाबर। मुगल शासक ने बाबर को ओटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण था विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूक कोचियों के नेतृत्व में मुस्तफा ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो युद्ध प्रथम हुआ था फ्रेंड्स, वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी, जैसे तोप खाने थे। इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत को मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता पर बाबर ने विजय प्राप्त की और सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता हमारा 7। बाबर की इब्राहिम लोदी की विजय का क्या कारण था? तो फ्रेंड्स, वो थी कुशल सेना नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस एक पक्ष के बार प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? तो फ्रेंड्स किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया। लड़ाई में बाबर और इब्राहिम के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर ने तोपों का संचालन उस्ताद कुली खां एवं बंदूक कुछों के नेतृत्व ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 में बाजौर की लड़ाई में तोपों और बंदूकों का उपयोग का उल्लेख किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो फ्रेंड्स वो हराया था बाबर ने पहली बार इब्राहिम लोदी को। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो फ्रेंड्स वो किया था 1526 में। पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, ये ठीक बात है। और इसमें जो चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं लड़ा गया, तो ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 12, इसमें क्या था, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप बारूदों की शुरुआत हुई, ये पहले से थी। इस क्षेत्र में स्थापत्य मेहराब गुम्बद की शुरुआत, ये भी पहले से चलता हुआ आ रहा था। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड, इस क्षेत्र में तैमूरी त्रिमुद्र राजवंश का स्थापित हुआ, ये ऑप्शन ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है फ्रेंड, बारूद का प्रवेश भारत में चीन और 13वीं सदी के मध्य किलों की दीवारों के गिरने का प्रयोग हुआ। इस प्रयोग को हालांकि भारत और तोप बंदूकों का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के दो वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर चंगेज खां का वंशज था, पिता की ओर तैमूर वंश का था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्रों में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ और प्रभु सत्ता की देवी का अंश के साथ संप्रभु अविभाज्य सत्ताधारी में विश्वास करता था। मेहराब और गुंबद सल्तनत काल में हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा ने उसकी स्थानीय वास्तुकला एवं संतुलन या सुंडोलपन को अभाव का वर्णन किया। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आता 13, निम्नलिखित में से किस युद्धों में बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी खानवा के युद्ध में जेहाद की घोषणा की थी। इसमें क्या करा था उसने, बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद जेहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के युद्ध के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो फ्रेंड्स वो लड़ी थी खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बी, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में ने हराया था, वह था। तो फ्रेंड्स इनमें से आएगा डी निकल के ऑप्शन, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो फ्रेंड्स वो होता राणा सांगा। भारत में कुल मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। तो फ्रेंड्स वो रखा था बाबर ने। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के उमर शेख मिर्जा एवं कुलुग निगार खानम के घर में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो फ्रेंड्स वो की थी काबुल में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना के उसके हाथों से
निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 में काबुल की विजय प्राप्त की और काबुल में ही 1506 से 1507 में उसने अनुमानियों को मोबाइल बढ़ाने हेतु बाबर के पूर्वजों की धारण की गई मिर्जा का त्याग किया और बाबर ने नई उपाधि बादशाह का धारण किया। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, काबुल था, पंजाब था। ठीक है फ्रेंड्स, शायद मेरे ख्याल काबुल नहीं था, सॉरी, पंजाब था और इसमें काबुल भी था और इसमें ये नहीं था, राजस्थान का नहीं था बाबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था और इसमें सम्मिलित, किंतु आधुनिक राजस्थान के क्षेत्र में उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। वह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूतों के शासकों के शासनांतर्गत था। वह मुगल सम्राट किसके जीवन काल में से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो फ्रेंड्स वो मिलती है इनमें से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन में धैर्य, संकल्प की सफलता एवं शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार में उसका जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, परिश्रमहीनता और आरामशाह बादशाह के लिए हानिकारक है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो फ्रेंड्स वो क्या, मेवाड़ के राजा का उल्लेख किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फिर क्वेश्चन नंबर हमारा था 22। 22 में क्या है, पहला ये बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था और फिर है ये तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा है, ये गलत है, ए सही आर गलत है। तुर्की ये बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की में लिखी गई थी। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है मुगल बादशाह के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। हुमायूं, फिर इसके बाद आए हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह का जो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स ये, निम्न में से नामों में से किनको चिन्हित है जो हुमायूं के भाइयों में से किसका नाम नहीं था? तो फ्रेंड्स वो था उस्मान का नाम नहीं था। कमरान, अस्कनी, हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं के भाई एवं हुमायूं का बाबर ज्येष्ठ पुत्र। हुमायूं का 1508 में काबुल में पैदल, हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां महाबेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही और अंकित करें। तो फ्रेंड्स इनमें से सबसे पहले जो लड़ा गया था 1532 में देवारा का युद्ध लड़ा गया, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में और सरहिंद का 1555 में। इस प्रकार ऑप्शन निकल के आएगा आपका डी। निम्नलिखित में से दो शासकों में 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स वो हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। फरीद के बाद शेरशाह सूरी बना। फरीद जो बाद शेरशाह के बना, फरीद ने कहा शिक्षा से प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स वो जौनपुर से की थी। फरीद के बाद शेरशाह सूरी बना और अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया था और विद्यायन के लिए जौनपुर चला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन उच्च शिक्षित था? तो फ्रेंड्स वो था शेरशाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो फ्रेंड्स वो है शेरशाह सूरी ने। 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह ने या शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। किसने? शेर शाह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो 7 नंबर का क्वेश्चन था वो था, इनमें से शेर शाह सूरी राजस्व सुधार हुआ, ये ठीक है। प्रशासनिक सुधार हुआ, ये ठीक है। सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली सुधार, ये ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन उपयुक्त तो सभी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। शेर शाह सूरी का अगर आएगा तो क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। शेर शाह सूरी द्वारा मध्ययुगीन महत्वपूर्ण स्थान साम्राज्य एवं निर्माता राज्य में क्या क्या इसमें सुधार हुए थे वो बताने हैं हमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन से सुधार हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेर शाह सूरी द्वारा जो सुधार हुआ था, राजस्व सुधार था, प्रशासनिक सुधार था, आदि ये सुधार हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है पहला पहला ये है राजस्व सुधार। राजस्व सुधार क्या है? शेर शाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है, और भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेर शाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए, और उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। ठीक है, फिर प्रशासनिक सुधार हुए, वैसे करके उन्होंने सुधार किए थे। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव उपरांत में किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था? तो फ्रेंड्स, वो हुआ था हुमायूं के द्वारा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार जो आक्रमण किया था फ्रेंड्स, वो 1532 में किया था। वही सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार के पे जो 1531 में किया था। तो ये कंफ्यूज वाले बातें हैं। उन्हें ये युद्ध दिए गए हैं, इनको क्रम से सेट करना है। दोराहा का युद्ध लड़ा गया 1531 या 32 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में, सामूगढ़ का 1658 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? और उसमें बी है ऑप्शन, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का जो शुरू किया था फ्रेंड्स, वो 12 नंबर का क्वेश्चन है, शेर शाह ने किया था। शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त था जो मुगल काल में चलती रही है, जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। और शेर शाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद करके शुद्ध सोने के सिक्के एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। जिन तोल एवं आकार निश्चित था, उसके चांदी के सिक्के के तोल 178 ग्रेन का था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 13। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपये का विनिमय दर क्या थी? तो फ्रेंड्स, वो जो था 64:1 के रूप में था। और शुद्ध चांदी का जो रूप में आविष्कार किया था वो फ्रेंड्स किसने किया था? वो शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई। कालिंजर विजय में 1545 के दौरान शेर शाह के सैनिकों में उसका गोले पकने में व्यस्त हो तो बारूद भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद भरे हुए बहुत से गोले रखे थे, जिससे गोलों की आग लग गई और वह फटकर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेर शाह सूरी से आधा जला बिखरा हुआ निकला हुआ दंती दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यह जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई और
13 मई 1545 में उसका देहांत हो गया। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ? तो फ्रेंड्स वो कालिंजर में हुआ था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप मध्यकालीन में किस शासक से संबंध रखते हैं? वो शेरशाह सूरी है फ्रेंड। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यहाँ का आकार एक गौरव दोनों दृष्टियों में भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है। शेरशाह को दफनाया गया, वो शेरशाह को दफनाया गया सासाराम में। ठीक है फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी को 1540 से 45 तक शासन किया था और कालिंजर के युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम एवं रोहतास में दफनाया गया था। इसका मकबरा अफगान के स्थापत्य और शासनदार नमूना को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? वो करवाया था फ्रेंड दिल्ली की किला एकुहाना मस्जिद का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का दुर्ग किला एकोहाना मस्जिद में किया गया था, जो बनी एवं उसके उज्जवल एवं वस्तु के गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 21, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स वो किया गया था शेरशाह ने। दिल्ली का पुराना किला वर्तमान के स्वरूप में निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स वो करवाया था इसमें शेरशाह सूरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर आता 22, कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो वो की थी शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल को लेकर पेशावर में एक सड़क आजम की कहलाई थी? तो फ्रेंड्स वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी बना फ्रेंड इनमें से इस्लाम शाह। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 इकाइयों में विभाजित किया था? तो फ्रेंड्स इनमें से वो कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने अपने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 50, 100 इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट आता हमारा फ्रेंड्स अकबर। अब देखते हैं हम इसमें अकबर का काल। अकबर के टाइम पीरियड में थोड़ा से लेंथी चैप्टर हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया? तो फ्रेंड्स इनमें से जो बैठाया था काला नूर ने बैठाया था। हुमायूं की मृत्यु के अवसर के बाद अकबर को पंजाब में सिकंदर का सूर समाप्त में संलिप्त कर अवसर में बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात सूचना मिलने पर पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट काला नूर नामक स्थान पर 14 फरवरी को 1556 में अकबर मुगल बादशाह को घोषित किया गया था। उस समय अकबर की मृत्यु 14 वर्ष से कम उम्र थी। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप के अधीन लाना था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को रोकने के अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 1000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा और मानसिंह मंडल के मार्ग पर
मार्ग से प्राप्त हुआ और गोंडागढ़ के 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे पर निकट पहुंचा। राणा प्रताप की मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए और फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 आता, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो हकीम खान थे। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था और महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना ने अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान को सूर कहकर करा था और राणा की सेना में भीलों में भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने आखिरी मुठभेड़ भी थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आता, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेनापति कौन थे? तो वो थे, इनमें से आएगा हकीम सूर थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? वो था फ्रेंड्स इनमें हकीम खान। अब मानचित्र दिया गया है, इसमें पहला क्या है, अकबर साम्राज्य को दर्शाता है, स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी पे दिया एक नगर की स्थिति दर्शाता है। ये जो है ये एक नगर की स्थिति दर्शाएगा और ये जो एरिया है ये वाला ये जो दर्शाएगा ये एक परिचायक है। तो ये किसका है फ्रेंड्स? ये इनमें से जो है ये डी है। 1605 में अकबर ने गोंडवाना और बी जो है लाहौर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। तो फ्रेंड्स 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध में राजपूतों के जिस ग्रह में स्थापित किया था वह था, तो फ्रेंड्स इनमें से जो था वो था कछपवाहों का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है इनमें से निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो फ्रेंड्स इनमें से जो किए थे कछवाह ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर के दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने अकबर ने स्वयं मारा था? तो इनमें से स्वयं आदम खां को मारा था। महमा अनंगा के पुत्र आदम खां 1562 में अकबर ने स्वयं मारा, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी मेवाड़। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा? तो फ्रेंड्स और मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे उन्होंने रखा था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, तो वो थी इनमें से मांडला। 1564 में अकबर ने कड़ा यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के शासक आसफ खां को गढ़ कटंगा यानी गोंडवाना में राज्य जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उनका राजा जो था वीर नायक अल वयस्क, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडल जिले के बीच इस युद्ध में वह पराजित हुई। अबुल फजल की मृत्यु निम्न में से किसके कारण हुई थी? तो फ्रेंड्स वो हुई थी शहजादा सलीम के कारण हुई थी। इनमें से निम्न में से कौन सा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इनमें से अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। निम्न में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर पहला मुस्लिम था सकता जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है।
उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता सूत्र में बांधने के लिए किया, और अकबर भारत का राजनीतिक एकता प्रदान करने वाला, उसकी पर्यटन, उसकी सम्मान व्यवस्था और उसका जो समान अर्थव्यवस्था, लगान अर्थव्यवस्था, ये सब योग्यताएं आधार पर राज्य सेवा को उच्च स्थानीय सुविधाएं, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा, आदर, दृष्टि, एकता लाने का प्रयत्न किया। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। कौन सा कार्य करा था अकबर ने? तीर्थ यात्रा का। निम्नलिखित शासकों में से प्रबुद्ध निरंकुश कहा सकता है तो फ्रेंड्स वो अकबर है। अकबर एक महान शासक था जिसने साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक एक धर्मनिरपेक्ष शासक संपूर्ण सत्ता उसकी में निहित किया। अतः वह प्रासा के फ्रेडरिक एवं महान इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। क्वेश्चन नंबर आता 20, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह भी दूसरा विवाह कर सकता है, उसकी पहली पत्नी बंध्या ना हो? अकबर ने लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। सही बात है। अकबर ने लड़कों को अभिभावकों के दबाव से अलग एवं स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर का जो शासन माना जाता है वो फ्रेंड्स कब माना जाता है? उसने क्षेत्रों को जीतने के लिए क्या, ये भी ठीक बात है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये भी ठीक है। न्यायिक ये भी ठीक। उसकी धार्मिक नहीं, अकबर धार्मिक कट्टर नहीं था, ये गलत ऑप्शन है। तो इसका आंसर निकल के आएगा बी। अकबर के शासनकाल में पुनर्संगठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के सैनिक विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी था। ये इसके परी 2007 1997 का। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तो फ्रेंड्स वो जो थी इनमें से मनसबदारी व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्योंकि इसमें जो था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था, वो था मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है। खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से उधार ली गई थी? तो फ्रेंड्स वो ली गई थी मंगोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवारों के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था और घोड़ों की यात्रा को आराम देना होता था और युद्ध को उसके समय बदलना आवश्यक होता था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो थी वो अकबर की उपज थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने जो ख्याति अर्जित की थी वो भू राजस्व के क्षेत्र में की थी। इनमें से किस कर व्यवस्था का बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। टोडरमल संबंधित थे तो टोडरमल जो संबंधित है वो मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तानसेन रामबरी पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। अबू फजल आईने अकबरी के लेखक थे।
तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन जो है ओनली बस थर्ड है, बाकी ये ऑप्शन 2 गलत है। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा सी। भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह का अकबर के मध्य निम्नलिखित में कौन सा न्यायतंत्रीय कड़ी है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है ना वो है इनमें से टोडरमल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 35। अकबर काल में जो है फ्रेंड्स भू राजस्व व्यवस्था की जो प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला, उसकी पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो उसकी जो की गई है फ्रेंड्स वो टोडरमल के द्वारा की गई है। दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1582 में की गई है। और दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो फ्रेंड्स वो किया था अकबर ने। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर ने। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इनमें से कोई नहीं है, उन्होंने जो कहा था वो है इनमें से एक ये सूफी मत था और सब जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने इसकी रचना की थी। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? वो कराया अकबर ने। किसने कराया था फ्रेंड्स? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना क्या था? उसमें जो था फ्रेंड्स जिस भवनों में धर्मों के विद्वानों के साथ मिलकर अकबर चर्चा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी शान फतेहपुर कही जाती है? तो वो जामा मस्जिद कही जाती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इनमें से अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इनमें से वो जो है हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था अकबर ने। अकबर में सुलह कुल की जो सार्वभौमिक शांति एवं अवधारणा निम्नांकित में से किस पे आधारित थी? ये जो राजनीतिक उदार था, धार्मिक उदार था, उदार, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में एक फतवा जारी हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था और यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो इस प्रकार आंसर निकल के आएगा आपका फ्रेंड्स सी। ठीक है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों में से कौन कौन सी हैं? तो फतेहपुर सीकरी में है वो। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है एक फ्रेंड, ये अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल है। फतेहपुर सीकरी का जो अकबर द्वारा निर्मित किया गया था वो फ्रेंड्स किया गया था, इनमें से जो किया गया था वो बी है, पंचमहल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है इनमें से 54 नंबर का जहांगीर महल स्थित है, वो भी आगरा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इनमें से जो है एक क्वेश्चन जो अच्छा है ये है अकबर काल में महाभारत फारसी का अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी के द्वारा। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स वो किया था इनमें से अब्दुल कादिर बदायूं ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है वो बी है। 16वीं शताब्दी में महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था रजनामा ने कराया था। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने करवाया था। किसने रामायण फारसी का अनुवाद किया था? तो वो कहता अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसमें नेक्स्ट है इसमें जहांगीर। जहांगीर का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है दो आसपा एवं सिंह आसपा प्रथा किससे प्रसिद्ध हुई थी? वो हुई थी जहांगीर से, क्योंकि जहांगीर ने दो आसपा जो प्रथा चलाई थी इसके अंतर्गत बिना जात पात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। फिर मुगल
में जो है मेवाड़ राणा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? वो जहांगीर के टाइम काल में हुई थी। और जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसको भेजा गया था? वो भेजा गया था विलियम हॉकिंस को। 1611 में, 1608 में आया था, 1611 तक रहा था। जहांगीर के दरबार में किस ब्रिटिश शासक ने जेम्स में, तो वो है फ्रेंड्स, इनमें है नहीं, वो विलियम हॉकिंस थे। निम्नलिखित में से जहांगीर जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, वो किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां कहा था? तो वो कहा था इनमें से विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? वो आया था 1615 में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत का दूत जहांगीर के पीछे अजमेर के मांडू आया, वो था फ्रेंड्स इनमें से भी थॉमस रो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको कालानुक्रम से बताना है कौन कौन से का क्या टाइम है। इनमें से क्या 1608 में सूरत विलियम हॉकिंस आया था। 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। रोल्फ विच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। 1553 में वह आगरा पहुंचा। 12 क्वेश्चन पे क्या, एक डच पर्यटक सिंहेसन जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया, तो फ्रेंड्स इनमें से वो फ्रांसिस्को पेलसार्ट। फिर आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स 1 मिनट रुकना, मैं पानी पी लूं। फिर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स वो फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो भारत में तो दो जनों का नहीं है, इनमें से हुमायूं का तो है, सॉरी, जहांगीर का नहीं है और बाबर का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सम्राट जहांगीर कहाँ दफनाया गया था? वो दफनाया गया फ्रेंड्स लाहौर में। और इसका जो था, किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो वो है जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो फ्रेंड्स वो तो सी जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जामा की पदवी दी थी? नादिर उज जामा की पदवी दी थी, तो फ्रेंड्स वो था अब्दुल हसन ने दी थी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उसर की उपाधि प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो वो था फ्रेंड्स इनमें से मंसूर। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों को किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो फ्रेंड्स वो लिखी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर आता हमारा, अबू फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो फ्रेंड्स वो क्या था? जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर आता, अब इनका जो था, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, किस किस ने किया था? इनमें से खुर्रम ने भी किया था, महाबत ने भी किया था और खुसरो ने भी किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। और 1623 में शहजादे खुर्रम ने विद्रोह का महताब के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। और 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? वो शाहजहां का पुत्र था। इनमें से सॉरी, शाहजहां का नहीं था फ्रेंड, सॉरी, वो जहांगीर का पुत्र था। नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था, वो जहांगीर था। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स वो बनवाया था इनमें से नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आया था। और पर्चिनकारी पिट्रांड्यूरमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो फ्रेंड्स वो जो इनमें से संबंधित है वो दीवारों दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है फ्रेंड्स। अब इनमें से नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां का भी टाइम पीरियड देख ले। पहला क्वेश्चन क्या है, ये ऊपर दिए गए मान छायाचित्र दर्शाया गया है, ये शाहजहां का साम्राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईरान के शासक मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? वो थी कंधार थी। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य में एक बड़ा धक्का पहुंचा था सामरिक महत्व केंद्र दृष्टिकोण से। बनारस इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों के नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स वो किया था कविंद्राचार्य के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इनमें से, शाहजहां के शासनकाल में राज कवि था? तो वो था कलीम खां। और फ्रेंड्स मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम इसका असली नाम है। हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय को देखने को मिलता है, वो मिलता है ताजमहल में। मुगल बादशाह दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था फ्रेंड्स इनमें से सी है, शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य राजधानी का दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो वो की थी फ्रेंड्स शाहजहां ने। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसमें से देखते हैं हम, इसमें फिर फ्रेंड्स औरंगजेब आएंगे, औरंगजेब इसके लास्ट होंगे। बाकी कुछ इतना इसमें ज्यादा गुण है नहीं, जो आने वाले वो थे वो मैंने आपको बताया। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था और ज्येष्ठ पुत्र के नियम का पालन किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका आंसर जो निकल के आएगा वो तो पहला तो सही है लेकिन दूसरे वाला ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इनमें से वो औरंगजेब का हुआ। वो धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स वो सी औरंगजेब और तथा दारा सिखों के मध्य लड़ा गया था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक एक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिखों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिखों की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया और शाही सेना की पराजय से दारा सिखों की दुर्बलता प्रकट हुई। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए सरनाल का युद्ध, ये सारे युद्ध दिए गए हैं। तो ये है इस पहला निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, औरंगजेब के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत युद्ध में पराजित किया था, किसने किया था फ्रेंड्स? वो किया था इनमें ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था वो है सुलेमान शिकोह के द्वारा। औरंगजेब ने किसके पुत्र ने विद्रोह करके उसके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो फ्रेंड्स वो कर दी थी अकबर ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इनमें से जयसिंह के साथ किए थे। किस मुगल शासक का बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। कौन सा जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था? वो औरंग यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था और भारत की यात्रा पर आया था। और विलियम हॉकिंस टॉम जहांगीर के थे और एंटोनियो जो अकबर के आया था औरंगजेब के शासनकाल में। इनमें से कोई भी यात्री नहीं आया था। औरंगजेब ने दक्षिण के किन किन राज्यों में विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी बीजापुर के गोलकुंडा में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो वो की थी 1686 में की थी। 1687 से जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय अब्दुल हसन कुतुब शाह था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता हमारा क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति डी? औरंगजेब।
औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना थे। उसके काल में उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठी संख्या में आधे से अधिक थी, और अकबर के काल में यह अनुमान 22.5% शाहजहां के काल में रह गया था। मुगल सम्राट में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं के अधिकारियों की नियुक्ति के नाम पर थी, वह भी औरंगजेब। जजिया कर किसके काल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के काल में लगाया गया था। औरंगजेब द्वारा जिहाद का अर्थ होता था दारुल इस्लाम। बीवी बीवी का मकबरा का निर्माता था, वो था औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाया? वो कहलाया रबिया उद दौरानी का मकबरा। कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो औरंगजेब की जो मेहरुन निसा थी। औरंगजेब की ज्योति औरंगजेब को किस साहिबात उज्जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स वो की गई थी जहां आरा को। औरंगजेब ने फ्रेंड्स इसमें फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है ये, संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? उनको किया जाता है औरंगजेब के, क्योंकि संत रामदास जो है समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में होता है। मुगल शासक जहांगीर के शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इनके प्रसिद्ध औरंगजेब काल के में अधिक होने के कारण का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर औरंगजेब का होगा। गुरु रामदास सिंह संप्रदाय के चौथे गुरु थे, जो अकबर के समकालीन थे। दिल्ली काल दिल्ली दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो कराया गया था डी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले और औरंगजेब के संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुए थे मुगल काल के शासक। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मुगल प्रशासन की नीति में। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड।